एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, उसका जो नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में जो है चर्चा करेंगे। यानी अर्थव्यवस्था और उसका परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करें, और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि दरोगा का एग्ज़ाम में कम से कम इसमें कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा एकदम पूरा बेसिक से जो है एकदम पूरा हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था एक परिचय के बारे में इसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित होता है ना। तो जो अर्थशास्त्र हमारे, जिनका नाम क्या है, माल्थस है, इन्होंने जो है जनसंख्या सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है और बताया है कि ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति पर क्या है, तो वृद्धि पर क्या है, तो आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है कि गिनी गुणांक संकेतक आय की असमानता या समानता को मापने के लिए जो है उपयोग किया था ना। तो कभी भी जब आय में वृद्धि होती है या कमी होती है तो उसको हम लोग किस के द्वारा मापते हैं, तो उसका नाम जो है गिनी गुणांक के द्वारा जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। इसमें देख सकते हैं कि आप फ्रेंड्स, इसको जो है 2017 के एग्जाम में इसको पूछा गया है, एसआई के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें कौन कौन आता है, तो अमेरिका आता है ना। एक राज अर्थव्यवस्था होती है, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें चीन आता है, रूस आता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें कौन आता है, तो भारत आता है ना। ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, इसका कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इसकी एक किताब है ना। और एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इनकी एक किताब है। इन्होंने जो है, इनका जो प्रकाशन हुआ था सन 1776 ईस्वी में हुआ था ना। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ही प्रसिद्ध किताब है जी ना, जिसको किसने बताया है, तो ये जो है एडम स्मिथ ने इसको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का जो श्रेय होता है, किसको जाता है, तो जॉन मेनॉर्ड किन्स को जो है जाता है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिस पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था आधारित है, मतलब उसके अंतर्गत भारत आता है। तो ये जो है सबसे पहले इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो उसका जो नाम है जॉन मेनॉर्ड किन्स ने जो इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा खनन एवं उत्खनन आदि इसमें आते हैं। इसमें जो है आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो जो कच्चे माल होते हैं, जैसे कृषि हो गया, चाहे उसे जितने भी उत्खनन क्षेत्र हैं, सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करता है, तो उत्पादन करता है ना। मैंने अभी बताया भी था कि कच्चे माल होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, दुग्धालय की बात करेंगे, दुग्धालय भी किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है पशुओं से प्राप्त होता है, और इसको भी हम लोग किस में रखते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में इसको रखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लें कि आपको प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल या कृषि की से संबंधित जितने भी लोग आते हैं, सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उसको लेकर के जो हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो किस में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर लिखा है विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्र में आता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग तृतीय क्षेत्र की बात करें, तो इसमें कौन कौन आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है, शिक्षा आता है, चिकित्सा आता है, पर्यटन आता है, और सेवा को इसमें सम्मिलित किया गया है। अतः इस सेवा को हम लोग क्या करते हैं, तो सेवा क्षेत्र के नाम से इसको भी जाना जाता है ना। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी जो सेवा प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग हो गया, सेवा बीमा हो गया, सब क्या करता है, तो सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र में इसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था आधारित है। इसमें क्या करता है, तो निजी भी है और सरकारी भी है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर और
गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी हमने बताया भी था कि किसका उदाहरण है, तो ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे हमारा नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन सेक्टर के समग्र विकास एवं प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम जो है शुरू किया गया ना। तो इसको जो है मतलब कि सक्सेस करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो मिशन फिंगरलिंग नामक क्या किया गया है, तो कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण, लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण की ओर क्या करता है, तो ये जो है इसको संकेत करता है। ठीक है, आगे आर्थिक समृद्धि की माप के लिए मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है और आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है ना। किसमें होता है, तो आर्थिक विकास में, यानी जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा में कौन कहता है, तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और कब किया था, सन 1867 से 68 ईस्वी में जो है इन्होंने एक जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कितना एक दिन में कमाता है, खर्च करता है, उस सबको इसमें बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको हम लोग NSO कहते हैं ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय की क्या करता है, तो ये जो है इसको क्या करता है, तो गणना करता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 फर्स्ट RE में सकल घरेलू बचत GDP का 30.2% है, जिसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान 18.4% है, निजी निगम क्षेत्र का 11.2% है, और सार्वजनिक क्षेत्र का जो है 0.6% इसमें जो है क्या करता है, तो योगदान करता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो जुलाई 2024 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के वर्तमान मूल्यों पर GVA में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 17.7%, 27.6% तथा 54.7% जो है इसमें आता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो संगठित क्षेत्र के संदर्भ में भारत में रेलवे सबसे बड़ा क्या है, तो नियोजक है। तो किसी भी देश की बात करेंगे, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का उपयोग किया गया था, यानी सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर का उपयोग किसने किया था, तो उनका नाम जो है प्रोफेसर राजकृष्ण जी ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, जनांकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रथम चरण में क्या होता है, तो जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी क्या होता है, तो उच्च बनी रहती है। जिस देश में जितना भी जन्म दर उच्च होता है उसमें मृत्यु दर भी क्या होती है, तो उच्च होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग द्वितीय चरण की बात करें। द्वितीय चरण में क्या होता है, तो इसमें द्वितीय चरण में क्या होता है, तो इसमें जो होता है जो है जन्म दर क्या होता है उच्च होने के साथ मृत्यु दर में क्या आती है, कमी आती है। प्रथम चरण में जितना जन्म दर ऊंचा होगा उतनी मृत्यु दर भी ऊंची होती है, लेकिन द्वितीय चरण में क्या होता है, तो जन्म दर उच्च होने के साथ क्या होता है, तो मृत्यु दर में क्या आती है, कमी आती है। तृतीय अवस्था की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो निम्न जन्म दर होता है, लेकिन निम्न मृत्यु दर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा है कि एक और हमारा कृषि क्रांति है, और एक हमारा क्या है, उत्पादन क्षेत्र के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति किससे आते हैं, तो ये जो है दुग्ध उत्पादन से होता है। ये जो देखिए 2021 के एग्जाम में इसको पूछा गया है कि श्वेत क्रांति जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है मत्स्य उत्पादन से, देखिए है ना, इसको 99 में और पुलिस के एग्जाम में इसको 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। रजत क्रांति की बात करेंगे तो ये अंडा या मुर्गी पालन में है। लाल क्रांति की बात करेंगे तो मांस एवं टमाटर उत्पादन में है। रजत रेशा क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है कपास उत्पादन में है। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करेंगे, क्या लिखा है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है जूट उत्पादन में। गोल्डन क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है फल उत्पादन में। भूरी क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है उर्वरक उत्पादन में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोल क्रांति की बात करें तो गोल क्रांति किस में है, तो ये जो है आलू उत्पादन में है। और गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो ये जो है प्याज और झींगा उत्पादन में जो है ये सब आते हैं, जितने भी गुलाबी क्रांति है। ठीक है, तो ये सब जो है कृषि उत्पाद से संबंधित कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, जिसको हमने देखा है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा है कि
कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है ना, तो कृष्ण क्रांति का मतलब किससे उत्पादन होता है, तो ये जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है ना। श्वेत क्रांति का जनक जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये जो है सबसे पहले इसको जो है किसने लाया था, तो इसका जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जो इसको माना जाता है। ठीक है। भारतीय जनगणना के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करने वाला व्यक्ति मुख्य श्रमिक जो इसको कहा जाता है ना, तो ये सब इसमें बताया गया है जनगणना के अनुसार। ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसमें है कि जुलाई 2024 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 पी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 8.2% तथा वर्ष 2022-23 में जो है अनुमानित कितना प्रतिशत दर्ज की गई है, तो 7% जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें दर्ज किया गया है। ठीक है। आगे आगे वाली बात करेंगे तो एक देश का सकल घरेलू उत्पाद जो होता है यानी जीडीपी जो होता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तेज़ी के दौरान बढ़ जाता है और मंदी के दौरान क्या होता है, तो घट जाता है। जितना तेज़ बढ़ेगा उतना तेज़ क्या होता है, घटेगा भी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि वैधानिक आवश्यकता क्या हो, तो पूरी हो। ठीक है। इसमें देखिए 2017 के एग्जाम इसको जो है इसको पूछा गया है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन और संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण सांकेतिक आय और कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक क्या होता है, तो अंशदान करता है। सर्वाधिक क्या करता है, तो ये जो है अंशदान करता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का क्या होता है, तो अंश बढ़ता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक जो है भूटान भूटान ने चुना है ना, तो सकल राष्ट्रीय सुख जो है सबसे पहले किसने चुना था, तो ये भूटान जो है सर्वाधिक सुख प्राप्त करने वाला यही एक देश है। ठीक है। आगे मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्य में सर्वप्रथम कहाँ पर होता है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, तो एमपी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि मानव विकास सूचकांक, इसको ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, का प्रतिपादन जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा जो है इसको किया गया था ना। तो जो मानव विकास सूचकांक हर साल निकलता है, सबसे पहले इसको किसने बताया था, तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम महबूब उल हक है, सबसे पहले उन्होंने जो प्रतिपादन किया था। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है ना, तो ये सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का हिस्सा क्या हो रहा है, तो निरंतर दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। ठीक है। कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किस कंपनी की क्षमता एक मापदंड है, इसे वर्तमान पूंजी के नाम से भी इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। उसके बाद TIES भारतीय अर्थमिति संस्था के लक्ष्य क्या क्या है, TIES का, तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे इसका लक्ष्य क्या है। तो TIES की मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारतीय विद्वानों द्वारा भारत भारत में अर्थमिति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए पारितोषिक और पुरस्कार स्थापित करना है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, एक विकसित अर्थव्यवस्था होता है, एक विकासशील होता है। तो भारत किस में आता है, तो विकासशील में आता है। ठीक है ना। विकसित में कौन होगा, जैसे अमेरिका हो गया, ये सब विकसित कंट्रियाँ हैं। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था यानी जिसको इकोनॉमी किससे कहते हैं, तो ये जो है इसमें आयात निर्यात बंद होता है, ना आयात किसी को बेचते हैं ना किसी से मंगवाते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे में उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया जो है ये जो है बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है। यदि एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व निर्धारित तरीके से बदलता है तो उस कार्य को क्या करता है, चक्रानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रानुक्रम कहते हैं। ठीक है। आगे आगे हम बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब, और भारत की दूसरी औद्योगिक क्रांति की नीति की घोषणा कब हुआ था, तो 1956 में। पहली बार कब हुआ था, 1948। उसके 8 साल बाद जो है 1956 में हुआ था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो ये जो है मुंबई में, इसीलिए से इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इसमें जो वस्तुएं और एक और देखेंगे उनका स्थल कहाँ का है। ठीक है। जैसे पर्ल फेसिंग की बात करेंगे तो पर्ल फेसिंग का है, तो ये तूतीकोरन में है। ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे तो ये जो है पुणे में आता है।
और पोत निर्माण की बात करेंगे तो ये मार्मो गोहानी गोवा में होता है। इंजीनियरिंग सामान की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये पिंजौर में। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमारा कारखाना से रिलेटेड है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956, फिर 1956 से 1961 के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन किसने बताया था, तो यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी 1956 से 1961 में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से इसको बनाया गया था, तो यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, उसी के सहयोग से इसको बनाया गया। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो होता है, यानी दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ये जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसको बनाया गया था। उसी प्रकार राउरकेला की स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये जो है जर्मनी के सहयोग से जो इसको स्थापित किया गया था। और राउरकेला कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। और लोहा एवं इस्पात उद्योग की बात करेंगे तो आधुनिक उद्योग की इसको रीढ़ कहा जाता है, इस भिलाई इस्पात संयंत्र को। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके जो है सर जमशेद जी नुसरवानी जी टाटा थे, इसके जो है टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमारा है कि भारतीय हीरा संस्थान, जिसको आईडीआई सूरत में स्थापित इसको किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बताना है, मतलब ये है सूरत में इसको जो स्थापित किया गया है। हम लोग फ्रेंड बात करेंगे इसमें एक और वस्तुएं दिया है और एक और क्या दिया है, प्रसिद्ध स्थान दिया है ना। कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ, इसका प्रसिद्ध स्थान कहाँ, इसको देखा जाएगा। जैसे उर्वरक उत्पादन की बात करेंगे तो ये जो है आंवला, आंवला मतलब आंवला में बरेली में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ जो है ये मोदी नगर मेरठ में प्रसिद्ध स्थान है। पॉली फाइबर की बात करेंगे तो ये जो है बाराबंकी में है। और विस्फोटक कारखाना की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो कानपुर में है। कहाँ पर है, तो कानपुर में। ये सभी इसके प्रसिद्ध कारखाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सूरत के निकट हजीरा में स्थित कृभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में स्थित एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के जो है 1965 में जो है स्थापित किया गया है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु अस्तर उद्योग की बात करेंगे तो ये जो है कौन है, तो हथकरघा उद्योग है, सबसे निम्न वर्ग का है ना। तो ये कौन है, तो हथकरघा उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसे शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।